आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। सर्दियां आ गई हैं और बढ़ती सर्दियों के साथ कई तरह का संक्रमण होने का खतरा भी रहता है, जैसे वायरल फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया और स्वाइन फ्लू। सर्दियों के साथ ही सिर दर्द एक ऐसी समस्या है जो आमतौर पर भी सर्दियों के अलावा लोगों में पाई जाती है। तो एक बात तो साफ है कि मौसमी बीमारियों का खतरा सिर पर मंडराने लगा है। छोटी सी लापरवाही भी बीमारियां का कारण बन सकती है। वहीं बात अगर हरियाणा की जाए तो हरियाणा सरकार लगातार हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कई योजनाओं का तोहफा भी दिया और हरियाणा सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए युद्ध स्तर पर काम भी कर रही है। आपका डॉक्टर में करेंगे मौसमी बीमारियों की बात, साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं तमाम तरीके की बीमारियों से, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स जो बताएंगे कि कैसे आप ऐसी बीमारियों से खुद को और अपने परिवार को रख सकते हैं सुरक्षित। आपको बता दें कि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, आपके हर सवाल का जवाब देंगे और किस तरीके से बढ़ते संक्रमण से आप अपना बचाव कर सकते हैं और खुद को हेल्दी और फिट रख सकते हैं, वो बताएंगे। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। मनोहर सरकार, हेल्थ सिस्टम दमदार, यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया है, हम आपको वो तमाम उपलब्धियां बता रहे हैं, तमाम जो आम जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया है वो बता रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से डेंगू रोगियों के लिए निःशुल्क सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की सुविधा, हेपेटाइटिस सी और बी की दवाइयां मुफ्त में उपलब्ध। सरकारी अस्पतालों में लगभग 500 तरह की दवाइयां मौजूद हैं। वहीं 228 सर्जरी और 70 प्रकार की जांचें, 21 तरह की दंत चिकित्सक, यानी कि दांत से अगर कोई जुड़ी बीमारी है आपको तो 21 तरीके के टेस्ट वहां पर अवेलेबल हैं। कोविड टेस्ट के लिए भी अगर बात की जाए तो नई टीमों का गठन किया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य की टीमें भी गठित की गई हैं बच्चों से संबंधित रोग के लिए। कोविड पीड़ितों को घर बैठे हेल्थ किट की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की गई। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। आयुष्मान भारत योजना के तहत 27 लाख परिवार लाभान्वित भी हुए। डेंगू रोगियों के लिए सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। तो आपके डॉक्टर में आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात करेंगे, सीधे रुख करेंगे हेल्थ एक्सपर्ट्स का। हमारे साथ डॉक्टर गोपाल गोयल हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, सिविल अस्पताल जींद से इस चर्चा में शामिल हैं। डॉक्टर एकल अरोड़ा हैं, डीएनबी फिजिशियन है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे इस खास कार्यक्रम में समय निकालने के लिए। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगा डॉक्टर गोपाल, आपका रुख करना चाहूँगा। सर, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लोगों में कई तरीके की बीमारियां भी देखी जाती हैं, क्योंकि सीज़न चेंज होने की बात की जाए तो अमूमन भाग दौड़ भरी लाइफ स्टाइल में अगर बात की जाए तो आज मैं आपसे थोड़ा सा अलग जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर सिरदर्द की बात की जाए तो सिरदर्द किस तरीके का होता है, अमूमन किस तरीके का सिरदर्द होता है, क्या ये नॉर्मल होता है, इसको इग्नोर करना कितना खतरनाक होता है, सर उसके बारे में कुछ बता पाएँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मुझे बुलाया जी। अब सिर दर्द की बात शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो सिर दर्द एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। लगभग हर परिवार में हर व्यक्ति को कभी न कभी सिर दर्द साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार होता ही है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली सिर दर्द की बात करें तो आप देखेंगे सिर दर्द 2 तरह से हो सकता है। एक तो सिर्फ सिर की वजह से दर्द, जिसमें सिर्फ दर्द होता है। एक किसी अन्य बीमारी की वजह से सिर दर्द, जैसे बुखार, कहीं चोट लग गई, सिर में चोट लग गई, हमें कोई कैंसर वगैरह की बीमारी है, उसमें मेटास्टेसिस हो गई, वो एक अलग तरह की है। अमूमन रूप से हम सिर्फ सिर दर्द की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि सिर्फ सिर दर्द है। जी। तो अब सिर दर्द के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिर दर्द है उसको बोलते हैं टेंशन। डॉक्टर गोपाल से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, डॉक्टर एकल का रुख करना चाहूँगा मैं। डॉक्टर एकल, मेरा यही सवाल सर आपसे है कि सिर दर्द किस किस तरीके का होता है। अमूमन ऑफिस में भी लोग सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, घर पे भी ज़्यादा टेलीविज़न को देखते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या ये नॉर्मल होता है, इसे इग्नोर करना कितना खतरनाक हो सकता है? धन्यवाद सर।
जी। एक्चुअली सिर दर्द होते हैं। जी। सिर दर्द जैसे माइग्रेन, जो कि बहुत कॉमन आम जनता को पता है इसके बारे में। हम्म। मैं उसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार के बारे में बताऊंगा। जी। उसके अलावा सिर दर्द के और भी प्रकार होते हैं, जैसे क्लस्टर हेडेक होता है, टेंशन हेडेक होता है। माइग्रेन में भी दो टाइप के माइग्रेन होते हैं, जैसे क्लासिक माइग्रेन हो गया और एक कॉमन माइग्रेन हो गया। हम्म। तो सर दर्द वैसे बहुत सारे और भी कारण हैं इसके, जैसे किसी को खांसी जुकाम के कारण साइनसाइटिस है, हम्म। उसके कारण सर दर्द हो गया। या हमें कोई नसों की दिक्कत है, किसी को स्ट्रोक हुआ, नसों की दिक्कत हुई, उसके बाद भी उसको सर दर्द रहने लग गया। या अन्य और शरीर में क्रॉनिक बीमारियां और हैं, कई बार डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी हेडेक का रूप ले लेती हैं। जी। तो या फिर कोई जो लंबे अरसे से दवाइयों का, एनर्जेटिक जो दवाइयां हैं उनका उपयोग कर रहा है, उनकी वजह से भी एनर्जेटिक अब्यूज हेडेक रह सकता है। जी। तो हेडेक के वेरियस टाइप्स हैं हमारे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप जिसकी हम बात करते हैं वो है माइग्रेन। तो माइग्रेन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है कॉमन माइग्रेन, एक जी। होता है क्लासिकल माइग्रेन। हम्म। क्लासिकल माइग्रेन हम जिसे कहते हैं जिसमें हमें कुछ अटैक होने से पहले, माइग्रेन के अटैक आने से पहले कुछ आधे घंटे से एक घंटे पहले तक हमें कुछ प्रीमोनिटरी सिम्टम्स दिखाई देते हैं मरीजों में। जी। ये प्रीमोनिटरी सिम्टम्स हर मरीज में अलग अलग दिखाई देते हैं। और जो कॉमन माइग्रेन होता है उसमें सिर्फ सर दर्द होता है, ये प्रीमोनिटरी सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। कुछ प्रीमोनिटरी सिम्टम्स हैं जिनका मैं जरूर यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहूंगा। जी। जैसे कि आप देखते हैं कि विजुअल ओरा जिसको बोलते हैं हम, उसमें क्या होगा, पेशेंट की आंखों के आगे चमक चमक, जेब्रा लाइंस, जी। कुछ चमक चमक, या कभी थोड़ी देर के लिए आंखों के आगे अंधेरा आ जाना, इसको बोलते हैं विजुअल ओरा। ये हो सकता है। एक होता है सेंसरी ओरा। कई बार क्या होता है, मरीजों को अपने हाथ में या तो वीकनेस फील होगी, या मरीजों को हाथ में ऐसे सेंसेशन जैसे चींटियां चल रही हैं, या हाथ सुन पड़ गया, इस तरह का ओरा भी मरीजों को इसमें फील होता है। तो इसी तरीके से कान में भी किसी को टिन 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 टिन, जो टिनाइटस जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में, जी। वैसा सुनाई देना शुरू हो जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के ओराज हैं जो कि माइग्रेन, क्लासिकल माइग्रेन से जस्ट आधे से एक घंटा पहले पेशेंट में प्रेजेंट करते हैं। जी। अगर इन सिम्टम्स को आप पहचान लें, जिनको माइग्रेन मान लो फ्रीक्वेंट अटैक होता है, कई पेशेंट इंटेलिजेंट हो जाते हैं, दे बिकम वाइजर विद टाइम। तो उनको पता रहता है कि भी हमें ये सिम्टम होने लग रहे हैं और हमें शायद माइग्रेन का अटैक हो रहा है, तो वो अप्रोप्रिएटली उस हिसाब से अपना स्टेप ले लेते हैं। तो ये विजुअल सिम्टम्स, सेंसरी सिम्टम्स, जो ऑरा सिम्टम्स हैं, ये पहचानने बहुत जरूरी हैं। और लगभग 50 से 60% केसेस में जो माइग्रेन के हैं उनमें ये ऑरा सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन इनको पहचानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इनको नहीं पहचानेंगे तो आप माइग्रेन के अटैक को मिस भी कर सकते हैं। और एक बार अगर सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, माइग्रेन जिसको हम बोलते हैं हेडेक स्टार्ट हो जाता है, तो कई बार उस हेडेक के अटैक को तोड़ने के लिए जो लोग पेशेंट हैं अपने घर में जो नॉर्मल दवाइयां ले लेते हैं, उनसे बहुत बार वो हेडेक टूटता नहीं है। तो फिर उन्हें हेल्थ केयर का टीम का, डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा जो इस हेडेक के साथ कुछ बहुत ही रेड फ्लैग साइंस होते हैं, जो हम बोलते हैं कि भी जिस केस में मरीज को वेट नहीं करना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, वो कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं माइग्रेन के साथ, वो जरूर मरीज को पता होने चाहिए। वो जब भी कोई मरीज हमारे पास हेडेक का आता है, अगर किसी को माइग्रेन डायग्नोज होता है, तो हम भी अपने मरीज को ये चीज जरूर बताते हैं कि भी जब भी आपको हेडेक हो सकता है माइग्रेन में, ऐसा कोई वो उसका मैकेनिज्म ऐसा है, बट आपको ये साइंस और सिम्टम्स ध्यान रखने हैं। अगर ऐसा हो तो तुरंत आप हमसे आके अपने नियरेस्ट डॉक्टर फैसिलिटी, कोई भी डॉक्टर जिनसे आप दिखा रहे हैं, उनको जरूर जाके मिले। उनमें से कुछ साइन है, जैसे कि अगर आपको हेडेक के साथ बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं और उल्टियां लगी हुई हैं, तो आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। इसमें एक एंटाइटी होती है जिसको माइग्रेन का ही ये एक एंटाइटी है जिसको हम बोलते हैं बेसिलर माइग्रेन। तो इसके लिए हमें जरूर डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। दूसरा माइग्रेन होता है जिसमें मान लो आपको एकदम से आपका हाथ या पाँव काम करना बंद कर गया, ठीक है, या फिर माइग्रेन के साथ किसी किसी को जैसे मिर्गी जैसा दौरा आना, या होश बहुत ज्यादा कम हो जाना, या उसके अलावा कोई बुखार या खांसी के साथ शुरुआत होना सर दर्द का, ये
कुछ रेड फ्लैग साइंस है जो मरीजों को ध्यान रखने चाहिए, जी। और अगर ऐसा होता है तो मरीज को इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वो माइग्रेन के अलावा कुछ और भी उसके कारण हो सकते हैं जो कि एज लोग समझेंगे कि भी ये माइग्रेन है, बट इट कुड बी अदर थिंग भी, कुछ और बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे स्ट्रोक है या ट्रांजिट इस्केमिक अटैक्स हैं, जी। ये हो सकते हैं। तो इस तरीके के हेडेक को लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं जब भी कोई मरीज माइग्रेन का डायग्नोज होता है तो मैं उनको ये चीज जरूर समझाता हूँ कि ये चीजों का आपको देखना बहुत जरूरी है, और आपके साथ में भी कोई ऐसा है कि जिनको हेडेक इस तरीके से रहता है तो उनको आप जरूर एजुकेट करें, ताकि टाइम आने पर वो इस डिफिकल्ट अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए डॉक्टर की जरूरत है तो उसको मिस ना कर पाए। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर एकल। आप जो टाइप्स आप बता रहे हैं और जो तमाम प्रिकॉशंस आप बता रहे हैं वो बेहद ही उपयोगी हैं। मेरा अगला सवाल डॉक्टर गोपाल से है। डॉक्टर गोपाल, जिस तरीके से डॉक्टर एकल बता रहे थे कि माइग्रेन होता है सिर दर्द में, जो इसके टाइप्स होते हैं और जो तमाम बातें उन्होंने बताई हैं, इसके साथ ही मैं अपना सवाल आपसे ये करना चाहूँगा यहाँ पे कि माइग्रेन हमारे दिमाग पर अगर असर डालता है तो सर किस तरीके से वो असर डालता है और कितना वो मतलब नुकसान पहुंचा सकता है? क्या लॉन्ग टर्म माइग्रेन भी रहता है? उसके क्या उपचार कर सकते हैं? क्या माइग्रेन की समस्या खत्म हो सकती है पूरी तरह से? डॉक्टर गोपाल जी, देखिए मैं आपको बता चाहूँगा कि माइग्रेन नॉर्मली कोई खतरनाक बीमारी नहीं होती है। यूजुअली माइग्रेन को हम डायग्नोज तभी मानते हैं जब सीटी स्कैन, एमआरआई सब कुछ नॉर्मल आता है और पेशेंट कंप्लेन करता है, उसको यूजुअली एक साइड में दर्द है, बहुत तेज दर्द है और चलने फिरने पे दर्द बढ़ता है। जी। सीटी स्कैन, एमआरआई सभी कुछ नॉर्मल आता है ना, उसको बीपी की प्रॉब्लम है, सब कुछ नॉर्मल है। तो ये एक एक्सक्लूजन का डायग्नोसिस है कि और कुछ नहीं है, सिंगल एक तरफ सिर में दर्द है, तेज दर्द है, चलने फिरने से बढ़ता है। साथ में जी। कई बार उल्टी या उल्टी आने जैसी स्थिति होती है, सुनने में आवाज से या लाइट से बढ़ता है। तो ये सारे सिम्टम जिस पेशेंट में हो और सब कुछ नॉर्मल हो तो हम मानते हैं कि ये माइग्रेन है। अब माइग्रेन नॉर्मली हार्मलेस बीमारी है, लेकिन जिसको है वो बड़ा परेशान रहता है। जी। तेज दर्द होता है, पेशेंट को महीने में एक बार, दो बार या ज्यादा बार भी एपिसोडिक पेन होता है, लेकिन इसके अंदर कोई ऑर्गेनिक बीमारी नहीं है, ना तो ये बढ़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हार्मलेस और बेनाइन बीमारी है जिससे ब्रेन पे कोई खास इफेक्ट होता है, लेकिन ये ठीक नहीं होती है। तो इसको ठीक करने के काफी सारे जो दवाइयां हैं, एक तो हम जब दर्द होता है, दो तरह की दवाइयां हैं, एक तो जिस समय दर्द होता है उस समय हम दवा देते हैं, पेन किलर्स है, जी। और कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो पेन रूटीन पेन के काम ना करें तो देते हैं। दूसरे किस्म की दवाइयां वो है कि जो बीच में, ताकि अटैक कम हो जाए, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स वगैरह दवाइयां हैं, वो हम बीच में देते हैं। इस सब के बावजूद भी बहुत सारी चीजें देखने गई हैं कि अगर हम लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें तो माइग्रेन में इफेक्टिव है। जैसे कि कुछ खाने की चीजें हैं, अल्कोहल है, चीज है, वो जो पेशेंट जिसको माइग्रेन का पेन होता है उसको धीरे पता चल जाता है कि किस चीज से उसका माइग्रेन का पेन प्रेसिपिटेट होता है, जी। तो उन चीजों को उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है कि जिस समय माइग्रेन का आपको हेडेक है उस समय आप मूवमेंट करोगे तो आपको पेन होएगा, बढ़ेगा, लेकिन आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ये देखा गया है कि आपको माइग्रेन के अटैक धीरे धीरे कम हो जाते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन है, मेडिटेशन का भी एक रोल है। आप एक हेल्दी खाना खाते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, तो ये चीजें हैं जो एक कुल मिला के माइग्रेन का आपको एपिसोड धीरे धीरे कम कर देती है। लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक चीज हम बता दें कि इससे माइग्रेन आगे नहीं, सब कुछ नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये हार्मलेस होती है, पेशेंट को कोई ब्रेन में या शरीर में कोई इससे दिक्कत आती नहीं। जी। डॉक्टर गोपाल, बहुत सही बात आपने बताई है, एकदम सटीक बात बताई है। आपका यही कहना है कि हार्मलेस ये होती है। इस बीच डॉक्टर एकल मैं आपके पास आऊँगा और भी सवालों के साथ। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, देवेंद्र हैं रोहतक से, कुछ सवाल करना चाहते हैं। देवेंद्र, स्वागत है खबरफास्ट पर, सवाल करिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कई बार मेरे आधे हेडेक में सिर में दर्द रहता है जी, और डॉक्टर्स को भी दिखाया, कई जगह मेडिसिन भी ली, पर वो ये कि आराम नहीं लग रहा। डॉक्टर एकल। जी देवेंद्र, देवेंद्र ने, डॉक्टर एकल, क्या आप सवाल सुन पाए देवेंद्र का सर? हाँ जी, सवाल मैंने सुन लिया है जी। जिस तरीके से देवेंद्र बता रहे हैं कि आधे सर में हेडेक रहता है, एक्चुअली ये पार्शियल इंफॉर्मेशन है, बट हमें कुछ और भी सवाल उनसे पूछने हैं कि भी
किस टाइप का हेडेक है, किस टाइम होता है, और कुछ ऐसे उसके ट्रिगर्स हैं जो उन्होंने नोटिस किए हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि भी कुछ ट्रिगर्स, जैसे गोपाल सर ने भी मेंशन किया कि कुछ ट्रिगर्स रहते हैं इसके, जैसे कि किसी को शोर से, किसी को फूड से, किसी को इमोशनल स्ट्रेस से, किसी को नींद ना आने से, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर रहता है इसमें वो रहता है इमोशनल स्ट्रेस, जो कि 70% ऑफ पेशेंट्स में हमने देखा है कि इमोशनल स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट होता है। तो यूजुअली माइग्रेन का अटैक आधे सर में ही होता है, साइड राइट या लेफ्ट उसमें कोई वो नहीं है, किसी भी साइड हो सकता है, लेकिन उसके साथ उल्टियां लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, और जो मैंने ओरा वाले सिम्टम्स बताए थे वो हैं कि नहीं है, वो पूछना बहुत ही जरूरी है। तो देवेंद्र को अगर इतने टाइम से हेडेक चल रहा है तो, और जो नॉर्मल पेन किलर से रिलीव नहीं हो रहा है, तो उन्हें एक बार जरूर आके क्लिनिक में दिखाना चाहिए। दूसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी हेडेक, चाहे माइग्रेन हो या ना हो, अगर एक महीने में 4 बार से ज्यादा पेशेंट को पेन किलर ली जा रही है जो कि सीवियर हेडेक के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तो इमीडिएटली उनको आना चाहिए। प्लस अगर 4 बार से हेडेक ज्यादा हो रहा है जो कि माइग्रेन डायग्नोज हो जाता है, तो जैसे सर ने बताया कि 2 टाइप की दवाइयां आती हैं, जिसमें हम जो क्रॉनिक माइग्रेन के पेशेंट हो जाते हैं, लंबे टाइम से जिनको माइग्रेन चल रहा है, तो उनमें वो क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं कि भी इनको हम थोड़ा लंबा प्रोफाइलेक्सिस दें माइग्रेन का कुछ महीने तक, फिर हम उन दवाइयों को बंद करके देखते हैं कि भी हेडेक उनका किस तरीके से रिस्पॉन्स देता है। तो बहुत सारी दवाइयां हैं, आप इनिशियली एक ड्रग से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे एड ऑन करते जाते हैं, जब जैसे जैसे पेशेंट का मतलब रिस्पॉन्स आता जाता है हेडेक का। तो देवेंद्र का जो हेडेक है, जो एक साइड का हेडेक है, ये डेफिनेटली माइग्रेन हो सकता है, और लेकिन इसको डायग्नोज करने के लिए हमें, जैसे कि मैंने बताया कि हमें और ज्यादा थोड़े से सवाल और इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, लेकिन हाँ, ये माइग्रेन होने की संभावना है। अगर उनको ऐसा बार बार हो रहा है और डॉक्टर के पास जाने के बावजूद भी उनको इलाज में नहीं हो रहा, आराम नहीं हो रहा, तो उन्हें एक स्पेशलिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए अपनी सलाह लेने के लिए। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर एकल। उम्मीद करते हैं देवेंद्र इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन आपको दिया है, जो सजेशंस दिए हैं, उन पर आप फॉलो करें, और अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो आप नियर बाई डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर गोपाल, मेरा सवाल अगला आपसे, क्योंकि आज हमने माइग्रेन और माइंड से रिलेटेड ही मुद्दा उठाया है और बेहद अहम है। हाइपरटेंशन को सर थोड़ा सा समझना चाहूँगा, क्या माइग्रेन से किस तरीके से अलग होता है हाइपरटेंशन, होता है तो किस तरीके से लोगों में होता है, इसके कारण कुछ बता पाएँ? देखिए, हाइपरटेंशन नॉर्मली हम कहते हैं जब ब्लड प्रेशर आदमी का ज्यादा हो जाए, तो फिलहाल हमारी डेफिनेशन हाइपरटेंशन की है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसको ऊपर वाला हम बोलते हैं, वो 140 और नीचे वाला 90। 140-90 की एक हमने एक रेंज बनाई है कि अगर ऊपर वाला 140 से ज्यादा है, नीचे वाला डायस्टोलिक 90 से ज्यादा है, तो हम इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब इसमें हमें फर्दर सब डिवीजन है, 90 to 100 थोड़ी है, 100 से 110 और ज्यादा है, 110 से ज्यादा और ज्यादा है जी। लेकिन आप मान के चलिए कि अगर आप पहले एक एज का क्राइटेरिया होता था, फिलहाल एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपका किसी भी समय, किसी भी एज ग्रुप के अंदर अगर आपका ब्लड प्रेशर 140-90 से ज्यादा है, और एक सिंगल रीडिंग पे हम नहीं करते, हम 2-4 बार करते हैं, 2-3 दिन 4 के डिफरेंस पे, अगर लगातार बीपी उसका ज्यादा रहता है तो हम मान के चलते हैं कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है जी। अब नॉर्मली ब्लड प्रेशर 2 तरह से हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बॉडी के अंदर कोई हमें मिलता नहीं है जिस वजह से ब्लड प्रेशर है, ये इसको बोलते हैं इडियोपैथिक, कि आप सारी बॉडी के टेस्ट कराते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है, ना किडनी की डिजीज, ना हार्ट डिजीज, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर ज्यादा है। कई बार होता है कि किसी बीमारी की वजह से, जैसे मोस्ट कॉमन काज है किडनी की बीमारी, किडनी की बीमारी के अंदर ब्लड प्रेशर शूट करता है। अब जब भी पेशेंट ब्लड प्रेशर का आता है, खासतौर से यंग पेशेंट, तो उसका अपना अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए, किडनी के टेस्ट जरूर कराने चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसको किडनी की प्रॉब्लम हो जिस वजह से उसको ब्लड प्रेशर बढ़ गया। या बाकी सारे टेस्ट भी हम कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ईसीजी है, एक्सरे चेस्ट है, कि उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, कोई ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, या कोई और बीमारी ना हो। पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, इवन डायबिटीज में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो हम सारे टेस्ट कराते हैं। अगर कोई पेशेंट जिसका बीपी ज्यादा है, उसको रूटीन में ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और अपने कोलेस्ट्रॉल और रीनल प्रोफाइल ये करा लेने चाहिए, कि कोई किडनी की बीमारी नहीं है, कोई हार्ट की बीमारी नहीं है, शुगर नहीं है।
इनमें चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर ये सब ठीक है तो हम मानते हैं कि उसको ब्लड प्रेशर है, सिंपल ब्लड प्रेशर है। ट्रीटमेंट इसमें क्या है कि ब्लड प्रेशर के अंदर हम शुरू में दवाइयां शुरू करते हैं। अगर पेशेंट का बहुत ज्यादा नहीं है तो उसको सिंगल डोज ड्रग देके देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट कंट्रोल हो जाता है, अदरवाइज 2, 3, 4 जितनी दवाइयों से उसका कंट्रोल होता है कंट्रोल करते हैं। अब ब्लड प्रेशर में दिक्कत क्या है कि अगर पेशेंट को साथ में एसोसिएटेड कोई बीमारी है तो सबसे पहले हमें उसको ट्रीट करना है। किडनी की है, हार्ट की है, लंग्स। अगर कोई नहीं है तो सिंपल ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं। ब्लड प्रेशर, अगर सिंपल ब्लड प्रेशर है तो पेशेंट की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पेशेंट का साल्ट रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, साल्ट उसको कम लेना है। घी, तली हुई चीजें ये बिल्कुल कम लेनी है। एक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइजेज, वेट मेंटेन करना है। और इसके अलावा जो सिंपल एक्सरसाइज के अलावा योगा है, मेडिटेशन है, ये सभी चीजें मिला के हमें देखते हैं कि एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी ब्लड प्रेशर का एक बड़ा भारी रोल है। तो कुल मिला के ब्लड प्रेशर के अंदर एक सबसे बड़ी बात है कि जो हेडेक है वो ब्लड प्रेशर का कोई मेन सिम्टम नहीं है। जो ब्लड प्रेशर नॉर्मली धीरे धीरे बढ़ता है तो पेशेंट को नीचे वाला 110 हो जाए तब तक भी बहुत बार ऐसे पेशेंट कैजुअलिटी में या हॉस्पिटल में आते हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है। उनका बीपी देखो तो 170, 110 होता है। जिसको एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसमें सिर दर्द की, उल्टी आने की, चक्कर आने की संभावना होती है। तो सिर दर्द तो है बेसिकली जो हाइपरटेंशन है उसमें हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसका कोई ऐसा सिर दर्द अगर किसी को है तो उसका बीपी जरूर देखना चाहिए, लेकिन बीपी किसी का ज्यादा है और उसको सिर दर्द जरूर होगा ऐसा नहीं है। बीपी के अंदर जब अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाइपरटेंशन होती है तो उसमें यूजुअली ये धीरे धीरे बढ़ती है। तो उसमें पेशेंट उसकी बॉडी एडेप्ट हो जाती है तो उसको जरूर नहीं सिर दर्द हो। एक सिंपल से फीचर आते हैं, पेशेंट को गुस्सा ज्यादा आएगा, इरिटेट रहेगा, सिर में दर्द हो सकता है, बॉडी गिरी रह सकती है। तो अगर आपको ऐसा है तो आपको अपना ब्लड प्रेशर, शुगर ये रूटीन में चेक कराते रहना चाहिए। नॉर्मली 6 महीने में तो टेस्ट करा ही लेना चाहिए। बिल्कुल। तो हाइपरटेंशन यूजुअली ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं होती है, पेशेंट को जिंदगी भर दवाइयां चलती हैं। अगर कोई कारण है तो उसके साथ दवाइयां चलेंगी। अगर कोई कारण नहीं है, हार्ट डिजीज नहीं है, किडनी डिजीज नहीं है, तो बीच बीच में हम ट्रायल ले सकते हैं दवाई बंद करने का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ। तो कई बार पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन उनको हमें अपना चेक कराते रहना चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब जो आपने बताई है। प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर चेकअप बहुत ज़रूरी है, साथ ही अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर गोपाल और डॉक्टर एकल हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मैं रुक करना चाहूँगा डॉक्टर एकल, और मेरा सवाल आपसे अगला ये है कि अगर सिर दर्द की बात की जाए तो क्या सिर दर्द में हम घरेलू उपचार कर सकते हैं? अगर इसको हाइपरटेंशन से कनेक्ट कर देखा जाए, हाई बीपी, तो क्या सिर दर्द का हाई बीपी एक कारण हो सकता है? और अगर सिर दर्द है किसी को, अमूमन लोगों में ये देखा जाता है डॉक्टर एकल की लोगों को सिर दर्द होता है तो वो इग्नोर कर देते हैं। कई बार वो हल्का सा मालिश कर लिया, उससे थोड़ा सा सो गए तो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो क्या सिर दर्द को इग्नोर करना खतरनाक साबित हो सकता है? बिल्कुल सौरभ, ये आपने जो लास्ट में वर्ड यूज किया है खतरनाक, ये बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा था कि कुछ सिर दर्द के साथ कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर दर्द के बहुत कारण है। हाइपरटेंशन एक कारण है उसमें से, लेकिन जो हाइपरटेंशन का हेडेक होता है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करता है। जो माइग्रेन का हेडेक है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करता है। लेकिन अगर जो मैं एक बात समझाना चाहता हूँ ये कि कोई यंग पेशेंट है और थोड़ा सा रिलेटिवली ओल्ड पेशेंट है, एज आप कह सकते हैं लाइक लेस देन 40 इयर्स और मोर देन 40 इयर्स। अगर किसी मोर देन 40 इयर्स के इंडिविजुअल में, पेशेंट में एक नया ऑनसेट ऐसा सरदर्द हो रहा है जिसको वो अपनी लाइफ का सबसे तेज हेडेक बताता है, या तो वो या उसके साथ उसको शरीर में जो और मैंने प्रीमोनिटरी सिम्टम बताए थे, जैसे कोई वीकनेस आना या कोई दौरा आना या बहुत तेज उल्टी होना, इतनी तेज उल्टी होना कि वो अपने कपड़े पे ना गिर के कपड़े से दूर जाके गिरे, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, या फीवर के साथ हेडेक होना, गर्दन में दर्द होना, आंखों के आगे अंधेरा रहना, विजुअल लॉस होना, कोई एक हाथ पांव का, मुंह का टेढ़ा होना, लैंग्वेज में बोलने में कोई दिक्कत होना या स्पीच में कोई बोलने में कोई दिक्कत होना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें आपको हेडेक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसमें आपको तुरंत
आके अस्पताल में दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सिम्टम्स आपके मेनिंजाइटिस के भी हो सकते हैं, मेनिंगोएन्केफेलाइटिस के भी हो सकते हैं, स्ट्रोक के भी हो सकते हैं। जी। और जिसमें एक और टर्म होती है, जैसे मैंने शुरू में भी मेंशन किया था, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, जिसमें क्या होता है कुछ देर के लिए दिमाग की नसें ब्लॉक हो जाती हैं। वो उसका एक कारण हाइपरटेंशन भी हो सकता है, लेकिन वो नसें जैसे ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है तो वो नसें खुल जाती हैं, लेकिन वो बड़े रूप में भी कन्वर्ट हो सकती है, जिसमें दिमाग में परमानेंट डैमेज हो सकता है। जी। कोई एक हिस्सा दिमाग का जिसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो वो हिस्सा डैमेज होने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जी। लेकिन वो एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है, वो भी स्ट्रोक, उसमें भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जिसमें ध्यान रखनी होती हैं। लेकिन स्टिल ये मोटी मोटी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि किसी को इस तरीके का हेडेक होता है मोर देन 40 इयर्स, तो उसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। उससे कम की एज ग्रुप में भी जो रेड फ्लैग साइंस है, अगर उनको वो नोट कर रहे हैं, या रेड फ्लैग साइंस नहीं भी हैं, उसके बाद भी अगर किसी मरीज को, यंग स्पेशली यंग फीमेल्स को, क्योंकि फीमेल्स में माइग्रेन बहुत ज्यादा कॉमन है, 17 to 20% फीमेल्स में माइग्रेन पाया जाता है एज कंपेयर टू मेल्स। मेल्स में सिर्फ 5 to 6% केसेस में माइग्रेन का जो प्रेवलेंस है। तो इस चीज को देखते हुए फीमेल्स को थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होते हैं जी। और उनका इमोशनल स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा होता है, तो ये चीजें कुछ फैक्टर्स हैं जो कि फीमेल्स में माइग्रेन कॉमन होने का ज्यादा चांसेस है। लेकिन अगर लेस देन 40 इयर्स में कोई रेड फ्लैग साइन नहीं है, फिर भी बार बार हेडेक दिन में कई बार हो रहा है, या महीने में जैसा मैंने बताया 3 या 4 बार से ज्यादा हेडेक हो रहा है, तो उस हेडेक को इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत अपने फिजिशियन या नियर बाय डॉक्टर से ब्लड प्रेशर तो जरूर ही चेक कराना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी एक कारण हो सकता है उस हेडेक का। वैसे मैंने बताया कि और भी कारण होते हैं जो एल्डरली में हो सकता है, किसी की दिमाग की नस फट गई हो, जैसे एसटीएच हो जाता है, ईडीएच हो जाता है, आइडियली वो ट्रॉमा के बाद होता है, लेकिन ओल्ड एज में एसटीएच बिना ट्रॉमा के भी हो सकता है। तो कोई भी हेडेक हो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अगर स्पेशली जो रेड फ्लैग साइंस मैंने बताए हैं। उसके अलावा कितनी फ्रीक्वेंसी से हो रहे हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें याद रखने वाली बात है जी। और अगर आपकी नॉर्मल, जो कई बार मरीज कॉमनली गलती क्या करता है कि हेडेक होता रहता है, उसको इग्नोर करता रहता है और वो बढ़ता रहता है, धीरे धीरे उसकी जो पीक है पेन की वो बढ़ती रहती है, फिर वो नॉर्मल पेन किलर से ठीक नहीं होती, वो एक लेता है, 2 लेता है, ऐसा नहीं करना है। या तो जिसको माइग्रेन ऑलरेडी डायग्नोज है उसको स्टार्ट होते या तो ओरा सिम्टम्स है वो तभी दवाई ले ले, या फिर माइग्रेन की स्टार्टिंग में ही अगर वो एनाल्जेसिक ले ले, जिसको कम अटैक्स रहते हैं महीने में, तो उसमें वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। एक बार माइग्रेन का अटैक यदि प्रेसिपिटेट हो जाता है तो उसको तोड़ने के लिए हमें थोड़ा सा अलग से दवाइयां यूज करनी पड़ती हैं। तो हेडेक के जो आपका सवाल था कि बेसिकली हेडेक को इग्नोर यूजली नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेडेक खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसके साथ और रेड फ्लैग साइंस है तो अन्य बीमारी है जो कि माइग्रेन से ज्यादा खतरनाक है। माइग्रेन से पर से इंसान की जान पे कोई इतना जोखिम नहीं आएगा, बट अगर माइग्रेन को कंट्रोल नहीं किया गया और वो स्टेटस माइग्रेनस में कन्वर्ट हो गया, एक टर्म होती है स्टेटस माइग्रेनस, जिसमें माइग्रेन कंट्रोल ही नहीं होता, बहुत ज्यादा दवाइयां देनी पड़ती हैं, उसके बाद माइग्रेन कंट्रोल होता है, उसमें कुछ परसेंट चांस होता है कि ब्रेन में कुछ हिस्सा इंसान का कभी कभार डैमेज होने का डर रहता है। अन्यथा माइग्रेन में कभी ऐसा यूजुअली कॉमनली ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो अन्य बीमारियों के बारे में मैंने बताया उससे मरीज को ज्यादा नुकसान हो सकता है ब्रेन के। बिल्कुल डॉक्टर एकल, बहुत सही बात आपने कही है। डॉक्टर गोपाल, मेरे एक सवाल आपसे है कि अगर इनटेक की बात की जाए तो भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अमूमन आप देखते ही होंगे कि लोग अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं। आपने प्रॉपर एक्सरसाइज की बात कही है, तो ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं अपने आप को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और घर पे घरेलू उपचार ना किया जाए और डॉक्टर्स का कंसल्टेशन ज़रूर लिया जाए। ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गोपाल, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। डॉक्टर एकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए, खबरफास्ट के लिए आपने समय निकाला। तो आपके डॉक्टर में आज हम बात कर रहे थे माइग्रेन से रिलेटेड समस्याओं की, सिरदर्द से रिलेटेड समस्याओं की, किस तरीके से आप उसको नज़रअंदाज ना करें। अगर हाइपरटेंशन है यानी कि हाई बीपी है, इंसोम्निया है, अगर आपको नींद नहीं आती है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्टेशन लें, प्रॉपर उपचार लें, जिससे कि आप स्वस्थ रहें। फिलहाल मेरे साथ आपका डॉक्टर में इतना ही। नमस्कार।